हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार प्राइमरी सुपर टेट और साथ ही साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो ऐसे में आज के वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के लल्लन टॉप 60 प्रश्न लेकर आए हुए हैं। पिछली प्रतियोगी परीक्षा के ये प्रश्न हैं, इस वजह से आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पेन और कॉपी उठाकर रख लेना है और सीधे से क्वेश्चंस जैसे ही हम पढ़ें तो आप उनका आंसर नोट डाउन कर लो, और जैसे ही हम लोग उसका सही आंसर करें तो आप उससे खुद को एनालाइज करो। और 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ये एक चैलेंज है। अगर 40 सही हो जा रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें कि मेरा कितना स्कोर हो रहा है। इससे आपका सेल्फ असेसमेंट भी हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। पहला क्वेश्चन आज आता है, जून 1789 ईस्वी में फ्रांस में थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? दांतो ने, मिराबो ने, रोबेस्पियर ने या मरात ने? तो काफ़ी कठिन प्रश्न है और शायद पहला ही प्रश्न आपका गलत हो गया होगा। और यहाँ पर सही जवाब होगा, जून 1789 में फ्रांस में जो थर्ड स्टेट और नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया वो किया था मिराबो ने। किसने किया? मिराबो ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से अलौह धातु कौन सी है? अलौह का मतलब क्या है कि जिसमें लोहा तत्व नहीं पाया जाएगा। तो किसमें लोहा नहीं मिलता है? तो यहाँ पर दोस्तों मैग्नीज, स्टील, कोबाल्ट सब में लोहा मिलेगा, लेकिन लेड जो पीबी होता है, सीसा, उसमें लोहा नहीं होता है। तो इस वजह से अलौह धातु है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? तो बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदान जो हैं उनको आप एक चीज़ तो जान गए कि कोरोमंडल तट कहेंगे, लेकिन उत्तरी सरकार या कोरोमंडल उत्तरी सरकार या कोरोमंडल मालाबार या उत्तरी सरकार या कोंकण या मालाबार और कन्नड़। कोरोमंडल तो सबको याद है, लेकिन उत्तरी सरकार कुछ एक को याद है, और जिनका याद है उन्हीं का सही है। तो कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदान हैं उनको कोरोमंडल और उत्तरी सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिरसा मुंडा ये कहाँ का निवासी था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखा जाए बिरसा मुंडा जो है वो छोटा नागपुर जो झारखंड का निवासी था। छोटा नागपुर झारखंड का निवासी था, और इसके नेतृत्व में मुंडा आंदोलन 1899 चलाया गया था। मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 में इसके नेतृत्व में चलाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री प्रारंभ हुई थी। पहली अंग्रेज फैक्ट्री। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री है वो 1611 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। और कहाँ पर? सूरत में। कहाँ? सूरत में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल को श्रेणी में नहीं है? तो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में कौन नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो गई,
बीजेपी ये तो है ही, 7% बीएसपी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन ये शिवसेना जो है ये जो है राज्य स्तर की पार्टी है, तो ये गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। हिटलर द्वारा घोषित नाजी कार्यक्रम में कौन सा नहीं है? तो हिटलर द्वारा जो घोषित नाजी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वसीय में हुई संधि को संशोधित करना, जर्मनी के खोए हुए प्रदेश को पुनः प्राप्त करना और जर्मनी के गौरव को पुनः प्राप्त करना भी शामिल था। तो नाजी कार्यक्रम में स्त्री पुरुषों की समानता की बात नहीं कही गई है, तो इसमें स्त्री पुरुषों को समकक्ष वाला ये गलत हो जाएगा, जबकि वर्साई की संधि को संशोधित करना, खोए गए प्रदेश को पुनः प्राप्त करना, प्राचीन गौरव को प्राप्त करना, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों देखा जाए इसका कारण है मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं, यही इसका कारण है। अगला है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वतों का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेथिस सागर। क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। तो देखा जाए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है और हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। अगला प्रश्न है, वह देश जहां पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ? तो बौद्ध धर्म का प्रचार दोस्तों थाईलैंड में हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, भूटान में हुआ, नेपाल में हुआ, लेकिन ग्रीस में कभी नहीं हुआ। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यूरोपियन देशों में नहीं हुआ था और ये ग्रीस इसमें आ जाएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर के अधिवेशन में। तो नागपुर का अधिवेशन कब हुआ था, कोई बताए कमेंट करके? 1920 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघवाचारी ने। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित किया? डिप्रेस्ड क्लास यानी कि दलित वर्ग, वंचित वर्ग, डिप्रेस्ड जिसको दबाया गया हो, जबरदस्ती जिसका शोषण हुआ हो, तो इसके लिए दो ही नाम आएंगे, या तो BR अम्बेडकर या तो ज्योतिबा फूले। चूँकि इन्होंने दोनों ने बड़ा बढ़िया काम किया है दलित उत्थान में, तो सबसे अहम कार्य जो किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। ये दलितों के मसीहा भी कहे जाते हैं। तो 1930 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन्होंने ही स्थापित किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न था। अगला है, दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन हैं। तो दबाव समूह जो होता है एक गैर राजनीतिक संस्था होती है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालती है और इसके लिए दबाव समूह द्वारा प्रचार, लॉबिंग और प्रदर्शन ये सब किए जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा, प्रचार, लॉबिंग और प्रदर्शन। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल विद्युत उत्पादन, बहुउद्देशीय योजना से इसकी पूर्ति हो सकती है। फिर नहर सिंचाई भी हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण भी हो जाएगा, जल क्रीड़ा विकास भी हो जाएगा, पेयजल आपूर्ति भी हो जाएगा। भाई सब हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पर चलते हैं। वेलन वगई भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों में उल्लेखित है, इससे तात्पर्य क्या है? वेलन वगई आखिरकार है क्या? तो दोस्तों चोल साम्राज्य में
गैर ब्राह्मण कृषकों की भूमि को वेल्लन वगई कहा जाता था और इसका उल्लेख तंजावुर अभिलेख में मिलता है। तो जो वेल्लन वगई है ये भूमि का एक प्रकार है गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि। जो ब्राह्मण नहीं होते थे उन कृषकों की भूमि थी वेल्लन वगई, ठीक है। और ये चोल साम्राज्य में ऐसा होता था और इसका उल्लेख तंजावुर अभिलेख में मिलता है। कौन से? तंजावुर, तंजावुर अभिलेख में मिलता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला है कौन सा ज्वारीय वन है? कौन सा ज्वारीय वन है? तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंग्रोव वन जो है वो ज्वारीय वन है होते हैं और ज्वारीय वन वे होते हैं जो क्षारीय, दलदली और तटीय क्षेत्रों के वन होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री क्या है? राज्यों का प्रमुख है, संघ सरकार का प्रमुख है, या संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, या संघ प्रशासन का प्रमुख है? तो 107 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट है, संघ की मंत्रिपरिषद का प्रमुख है, ठीक है। तो देखा जाए भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और प्रधानमंत्री संसद के मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है। अगला है बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल में नील विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी 1859 से शुरू हुई थी और यह आंदोलन बंगाल के नदिया जिले से प्रारंभ किया गया था। नील आंदोलन का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में भी किया है। तो मार्च 1859 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है शेर शाह ने हुमायूं को कब परास्त किया था? तो देखा जाए शेर शाह और हुमायूं के मध्य 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। तो इसमें जो है परास्त किया था शेर शाह ने हुमायूं को, ठीक है। अगला प्रश्न है और बाकी के युद्ध इसमें शेर शाह हुमायूं के मध्य हुए ही नहीं। कौन सा राजनीतिक दल का उद्देश्य नहीं है? अपनी विचारधारा का प्रचार करना, लोगों का आध्यात्मिक विकास करना, लोकमत का निर्माण करना, सरकार बनाने की आकांक्षा। इन सब में देखा जाए तो ये लोगों की आध्यात्मिक विकास करना, इससे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। लोकमत का निर्माण करेंगे, सरकार बनाने की आकांक्षा रखेंगे, विचारधारा का प्रचार करेंगे। हिमालय में दून घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो दून घाटियाँ निम्न हिमालय और शिवालिक पर्वतों के मध्य पाई जाती हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और दून घाटी के उदाहरण हैं देहरादून। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई थी, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई कौन था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम लंबाई वाली है? तो इसमें देखा जाए तो पड़ोसी देश सभी हैं, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, लेकिन सबसे अधिकतम और न्यूनतम लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अधिकतम है बांग्लादेश की, न्यूनतम है अफगानिस्तान की। तो ये सही हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला है भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित कब हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी बम्बई में 1854 में। कब? बम्बई में 1854 ईस्वी में पारसी उद्योगपति काव सजी के द्वारा भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई। अगला है भारतीय जनगणना इतिहास में कौन से दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम आंकी गई? तो सबसे ज़्यादा 1961। कब? 1961 और 71 का जो दशक था इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि मापी गई थी। अगला है इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है
बिफोर द कॉमन इरा। क्या है? बिफोर द कॉमन इरा। चौहान शासक जिसने मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित किया था। तो ये कोई और नहीं, पृथ्वीराज तृतीय था, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। प्रथम युद्ध में तो पराजित किया, दूसरे में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हार गया। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो दोस्तों ये है दक्षिण प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा। ठीक है, एल नीनो। अगला प्रश्न है 1780 में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक है, देखा जाए तो 1780 ईस्वी में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का संपादन होता था। यह भारत की प्रथम अंग्रेजी में छपने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में छपने वाली प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? दी बंगाल गजट। और किस ईस्वी में इसका प्रकाशन संपादन प्रारंभ हुआ? 1780 में। अगला प्रश्न है जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्यों के अनुसार कौन से वर्ष में भारतीय जनसंख्या स्थायी जनसंख्या का स्तर प्राप्त कर लेगी? तो 2045 में। ठीक है, अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? 370 के तहत विशेष प्रावधान किया गया था, प्रश्न बनेगा। ठीक है, 370, अब ये समाप्त हो चुका है। मुद्रास्फीति क्या होती है? तो इसका सही जवाब है मुद्रास्फीति का तात्पर्य है मुद्रा निर्गमन में वृद्धि हो जाना, अर्थात मुद्रा की कीमत घट जाती है और पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में महंगाई दर बढ़ने लगती है। 122 का डी, मुद्रा निर्गमन में वृद्धि से। भारत का संविधान ये क्या है? राज्यों का संघ है, सभी को पता है। अनुच्छेद 1 में कांग्रेस में कौन से आम चुनाव में पहली बार संसद में बहुमत खोया था? तो इसका सही जवाब है 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने संसद में अपना बहुमत खोया था और उस समय लोक दल के नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। चेक जारी किया जाता है कैसे? बैंक में मांग जमा के विरुद्ध। अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, अस्थायी अध्यक्ष थे। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। ये इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? तो नमी सबसे ज़्यादा ग्रहण करने की क्षमता दोस्तों होती है काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है और इस प्रकार की जो मिट्टी है कपास उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नवीकरणीय संसाधन नहीं है भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत। तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्म ईंधन। जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन वह होता है जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जाता है। अगला है सरकार का रेवेन्यू व्यय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ब्याज का भुगतान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ब्याज का भुगतान करना सरकार के रेवेन्यू व्यय, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला है हाल के वर्षों में भारत में जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों से निम्नलिखित अवरोही क्रम में प्राप्त हुई है। तो जीडीपी का क्रम देखा जाए तो सबसे अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र, फिर विनिर्माण, फिर कृषि क्षेत्र से सबसे कम। बजट एक विवरण है किसका? संभावित आय और संभावित व्यय का
132 का डी यही सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का घटक कौन सा नहीं है? तो 3 घटक हैं। प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल सही है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बिल्कुल सही है, सकल पंजीयन दर, शिक्षा ये भी सही है, स्वास्थ्य और पोषण ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विषय नहीं है। अगला है, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? लोकतांत्रिक समाजवाद, इसके विचारक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बढ़िया प्रश्न है, 500 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अगला है, देखते हैं 1 सेकेंड। हाँ, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। एजेंडा 21 की घोषणा हुई थी। दोस्तों वीडियो लंबा होगा, इस वजह से एक्सप्लेनेशन को मैं शॉर्ट करूंगा। एजेंडा 21 की घोषणा कब हुई थी? तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात कैसे है? तो जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 382 है और लिंगानुपात 943 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं कब? प्रत्येक 2 वर्षों में। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम में सर्वाधिक प्रभावित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है। अगला है, असंबंधित को बाहर कीजिए। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, HDFC, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये सभी नेशनलाइज्ड वाणिज्यिक बैंक है, जबकि जो HDFC बैंक है वो निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है, ये डिफरेंट है। अब अगला है, भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं स्थानिक जातियां। अगला है, भारत में वित्त आयोग क्या है? बहुत मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मत भूलना। तो भारत में वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य धन का बंटवारा करना इसी संस्था का उत्तरदायित्व है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब अगला है, रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता है। क्या निर्धारित नहीं करता? आयकर दर। आयकर दर जो है इसको निर्धारित नहीं करेगा। बाकी बैंक रेपो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब रिजर्व बैंक से संबंधित करों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो 144 का डी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में जनसंख्या अनुमानित कितनी है? तो ये है 18 करोड़। कितनी है? 18 करोड़। अगला है, जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह क्या है? तो वह है दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला है, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल की जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन में, आप किसी भी सदन में कर सकते हो। दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो वर्गीकरण का आधार होता है उद्यमिता का स्वामित्व। ठीक है, उद्यमिता के स्वामित्व के आधार पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का वर्गीकरण होता है। जिस क्षेत्र पर सरकार का स्वामित्व होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र, और जिस क्षेत्र पर व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है उसको निजी क्षेत्र कहते हैं। कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो जनता को ऋण देने का कार्य वाणिज्यिक बैंक का है। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है।
अगला है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, कब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, तब वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन को 23 मिनट में डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।